हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 की साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में लेक्चर नंबर 3 देखते हैं। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म प्लस डिस्कस करेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फिर हाइड्रोकार्बन्स बोल सकते हो आप, या फिर डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो आइए बच्चों, हम सबसे पहले देखते हैं आइसोमेरिज्म क्या होती है। तो जैसा कि हम आइसोमेरिज्म में डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि आइसोमेरिज्म एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बन कंपाउंड, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो एक होता है, लेकिन उस एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से हम डिफरेंट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे इसको हम बोलते हैं आइसोमर, और ये जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर क्या लिखा है। अगर हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या करते हैं, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन वो डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, तो ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म हुए इनको हम बोलेंगे आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं ब्यूटेन के अंदर आइसोमेरिज्म। अब आप कहोगे कि प्रोपेन आइसोमेरिज्म शो क्यों नहीं करता, या मीथेन आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, या फिर आपका इथेन आइसोमेरिज्म शो क्यों नहीं करता। तो जो आपकी एल्केन होती है, एल्केन के अंदर ना तो उसका मीथेन वाला मेंबर जो है वो आइसोमेरिज्म शो करता, ना ही आपका इथेन शो करता, और ना ही आपका प्रोपेन शो करता। आइसोमेरिज्म एल्केन के अंदर जो स्टार्ट होता है वो कार्बन नंबर 4 से स्टार्ट होता है, डेट इज ब्यूटेन आइसोमेरिज्म शो करता है। क्योंकि अगर आपके 3 कार्बन होंगे तो उन 3 कार्बन की मदद से हम, डेट इज प्रोपेन के अंदर, हम अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं कर सकते, ना ही हम इथेन के अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते। क्योंकि अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए एल्केन के अंदर मिनिमम 4 कार्बन होना चाहिए, जैसा कि इन तीनों मेंबर्स में एल्केन के नहीं होता। तो हम बोलते हैं जो एल्केन होता है उसके अंदर आइसोमेरिज्म जो स्टार्ट होती है वो कार्बन नंबर 4, दैट इज ब्यूटेन से स्टार्ट होती है। तो आप यहां पर देखो, ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, दैट इज ब्यूटेन लिखी है। अब इसके हमने 2 स्ट्रक्चर फॉर्म किए हैं। ये एक तो आपका ये स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कार्बन एटम स्ट्रेट जुड़े हुए हैं, और दूसरा स्ट्रक्चर ये वाला है जिसके अंदर कार्बन एटम ब्रांच्ड में जुड़े हुए हैं। 3 कार्बन एटम सीधे जुड़े हुए हैं और एक कार्बन एटम उनके साथ ब्रांचिंग में। तो आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स की ओरिएंटेशन देखिए, अलग अलग है। तो एक आइसोमर ये है आपका ब्यूटेन का, और दूसरा आइसोमर ये है ब्यूटेन का। तो ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स होते हैं। तो हम फिर रिपीट करते हैं, एल्केन के अंदर जो आपका ब्यूटेन होता है वो आइसोमेरिज्म शो करता है क्योंकि वो अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है। ऐसे ही आगे मूव करते हैं और देखते हैं हम फिफ्थ मेंबर एल्केन का। जो फिफ्थ मेंबर होता है एल्केन का वो होता है आपका पेंटेन। क्या होता है? पेंटेन। तो ये जो पेंटेन होता है ये भी आइसोमेरिज्म शो करता है। पेंटेन के अंदर 5 कार्बन होते हैं, तो इस पेंटेन के हम 3 अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं जो आपका पेंटेन होता है वो 3 आइसोमर बनाता है। तो आइसोमेरिज्म अगर आती है तो सिर्फ किसकी आती है? ब्यूटेन की आती है या फिर आपकी पेंटेन की आती है। इसके अलावा और किसी भी मेंबर की आइसोमेरिज्म नहीं आती है, ना उसके आइसोमर पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपके आइसोमर फॉर्म हुए इनके आपको नेमिंग आनी चाहिए। उसको हम एक अलग लेक्चर बनाएंगे, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फिर हाइड्रोकार्बन, उसमें डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको यहाँ पर सिर्फ याद रखना है कि ब्यूटेन के कितने आइसोमर होते हैं और पेंटेन के कितने आइसोमर होते हैं। ब्यूटेन के 2 आइसोमर होते हैं और पेंटेन के 3 आइसोमर होते हैं। अब आपने देखा यहाँ पर ये 3 जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुए हैं ये तीनों की अलग अलग चेन्स है। ये स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच्ड चेन है, ये भी ब्रांच्ड चेन है। तो इस तरीके की जो आइसोमेरिज्म होती है उसको हम बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म।
क्या बोलते हैं, चेन आइसोमेरिस। मींस ये जो पेंटेन के डिफरेंट आइसोमर्स हैं ये कहलाते हैं चेन आइसोमर। ऐसे ही जो ब्यूटेन के थे वो भी क्या कहलाएंगे, चेन आइसोमर, क्योंकि इनकी चेन डिफरेंट है। अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने से आपको एक बात पता होनी चाहिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने डिवाइड किया था, ये दो तरीके के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, पहली बात। तो तीसरी बात हमने देखी थी कि जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इसके अलावा कुछ हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स होते हैं, डेट इज एल्केन के डेरिवेटिव्स होते हैं, या फिर आप ये बोल सकते हो और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो यहाँ पर जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जैसे इथेनॉल है आपके सिलेबस में, कार्बोक्सिलिक एसिड आपके सिलेबस में, तो हम उनकी भी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो कुछ ना कुछ कॉमन है, इस वजह से हम यहाँ पर देखते हैं। आइए तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका कंबशन। कंबशन क्या होता है? कंबशन को दूसरी लैंग्वेज में हम बोलते हैं बर्निंग। जैसे आप किसी भी सब्सटेंस को जला रहे हो या बर्न कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, बर्निंग बोलेंगे। तो कंबशन का दूसरा मीनिंग क्या है, बर्निंग। तो यहां पर आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं, जब भी हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करते हैं तो बर्निंग के बाद एक तो वो आपका CO2 प्रोड्यूस करता है, दूसरा वो आपका वाटर प्रोड्यूस करता है इन फॉर्म ऑफ वेपर, और तीसरा जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो होता है आपका एनर्जी रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है, एनर्जी। ये जो एनर्जी रिलीज होती है इसके अंदर, ये रिलीज होती है इन फॉर्म ऑफ हीट, या तो हीट की फॉर्म में रिलीज होगी या फिर ये रिलीज होगी लाइट की फॉर्म में। तो जब भी आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करोगे तो उससे CO2 रिलीज होगी, H2O रिलीज होगा इन फॉर्म ऑफ वेपर, या फिर एनर्जी रिलीज होगी इन फॉर्म ऑफ हीट और लाइट। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं, यहाँ पर हमने यहाँ पर कार्बन को जब बर्न किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो देखिए आप CO2 रिलीज हुई, प्लस हीट रिलीज हुई है, प्लस लाइट रिलीज हुई। ऐसे ही अगर आप मीथेन को बर्न करते हो तो आपका क्या निकलता है, CO2 H2O प्लस एनर्जी निकलती है इन फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। अगर यहाँ पर आप इथेनॉल को बर्न करते हो या इथेनॉल को जलाते हो तो यहाँ भी क्या होगा, CO2 रिलीज होगी, वाटर रिलीज होगा इन फॉर्म ऑफ वेपर, प्लस एनर्जी रिलीज होगी इन फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। तो ये तो याद रखना है, लेकिन जो मेन टॉपिक है यहाँ पर कंबशन में वो ये है आपका, दो तरीके के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, या तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, या होते हैं आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इनका कंबशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जब भी ये बर्न होंगे, जब भी ये बर्न होंगे तो ये प्रोड्यूस करते हैं ब्लू फ्लेम। कैसी फ्लेम प्रोड्यूस करती है, ब्लू फ्लेम, क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का कंप्लीट कंबशन होता है। लेकिन जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनका होता है इनकम्प्लीट कंबशन। जब भी इनका इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो ये प्रोड्यूस करते हैं येलो फ्लेम। तो ये जो आपकी फ्लेम होती है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना, पहली बात, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं क्लीन फ्लेम। क्यों प्रोड्यूस करते हैं क्लीन फ्लेम या फिर ब्लू फ्लेम, क्योंकि इनका कंप्लीट कंबशन होता है। लेकिन अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे तो ये देती हैं येलो फ्लेम। येलो फ्लेम दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये इनका इनकम्प्लीट कंबशन होता है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जब भी जलते हैं तो इनकी जो फ्लेम होती है वो क्लीन होती है, मींस ब्लू होती है। इनकी फ्लेम में स्मोक नाम की कोई चीज नहीं होती, डेट इज नॉन शूटी फ्लेम होती है। लेकिन जो आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनका इनकम्प्लीट कंबशन होता है, तो इनके अंदर जो फ्लेम प्रोड्यूस होगी वो एक तो येलो होगी, प्लस लॉट ऑफ स्मोक आएगा, डेट इज
शूटी फ्लेम प्रोड्यूस होती है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करना। और आगे मूव करते हैं और देखते हैं फ्लेम के। तो बच्चों हम अब डिस्कस करते हैं फ्लेम के बारे में। ये जो फ्लेम होती है आपकी, ये वो रीजन होता है जहां पर कंबशन होता है या फिर बर्निंग होती है। किसकी बर्निंग होती है? सिर्फ गैसियस सब्सटेंस। क्योंकि ये जो फ्लेम प्रोड्यूस होती है, ये सिर्फ और सिर्फ गैसियस सब्सटेंस ही प्रोड्यूस कर सकती है। कभी भी जो सॉलिड फ्यूल होता है वो कभी फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता। जैसे कोल आपका सॉलिड होता है, तो कोल कभी भी फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करेगा। फ्लेम कौन प्रोड्यूस करता है? सिर्फ और सिर्फ गैसियस सब्सटेंस फ्लेम प्रोड्यूस करती है। तो गैसियस सब्सटेंस में कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, आपके जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कौन कौन से? मीथेन हो गई, ईथेन हो गया, आपका आपका प्रोपेन हो गया। ये जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के मेंबर हैं, ये मोस्टली गैसियस स्टेट में होते हैं। तो जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के मेंबर गैसियस स्टेट में, तो ये जब बर्न होंगे, जब इनका कंबशन होगा, तो ये क्या प्रोड्यूस करती है? सिर्फ और सिर्फ फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। और किस कलर की करती है? ब्लू कलर की। और वो फ्लेम जो होती है वो नॉन शूटी फ्लेम होती है। इसका एग्जाम्पल आपने अपने हाउस में भी देखा होगा। जब हमारे यहाँ एलपीजी के सिलेंडर को जलाया जाता है जिससे खाना बनता है, तो आपने देखा होगा उसकी फ्लेम जो होती है वो ब्लू कलर की होती है। तो वो आपका जो गैस सिलेंडर होता है, उसमें जो गैस भरी होती है वो एलपीजी गैस होती है। इसको हम बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब दूसरा देखते हैं, येलो फ्लेम कौन प्रोड्यूस करता है या फिर शूटी फ्लेम? ये भी गैसियस सब्सटेंस होती है, क्योंकि फ्लेम तो सिर्फ गैसियस सब्सटेंस ही प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पर येलो फ्लेम या शूटी फ्लेम कौन से हाइड्रोकार्बन्स प्रोड्यूस करेंगे? ये प्रोड्यूस करते हैं आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है उनके एग्जाम्पल क्या है? आपका इथीन है, आपका इथाइन है, इसके अलावा आपका प्रोपीन है, प्रोपायन है, आपका ब्यूटीन है और ब्यूटाइन है। तो जिसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, अगर ऐसे सब्सटेंस को आप जलाओगे या बर्न करोगे, तो वो येलो और शूटी फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे। क्योंकि इनका जो होता है इनकम्प्लीट कंबशन होता है। क्या होता है? इनकम्प्लीट कंबशन। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का होता है कंप्लीट कंबशन। तो इस तरीके की फ्लेम प्रोड्यूस होती है। ये फ्लेम भी एग्जाम में पूछी जाती है, कैसी फ्लेम प्रोड्यूस होगी, शूटी होगी, नॉन शूटी होगी, इस तरीके के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं कुछ और कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। एक यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है, आपने देखा होगा जो गैस वेल्डिंग होती है, गैस वेल्डिंग होती है जो बहुत कम थिकनेस के पाइप्स होती हैं उनको ज्वाइन करती हैं जिस वेल्डिंग से, उसको हम बोलते हैं गैस वेल्डिंग। तो गैस वेल्डिंग में जिस गैस का यूज करते हैं वो गैस होती है आपकी इथाइन। कौन सी गैस होती है? इथाइन। ये जो इथाइन होती है, जब भी ये जलती है तो ये शूटी फ्लेम प्रोड्यूस करती है। लेकिन आपने देखा होगा उनके पास जो वेल्डर होती है, एक अलग से सिलेंडर रखा होता है बहुत बड़ा सा। उस सिलेंडर के अंदर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। अगर हम इस इथाइन को जला रहे हैं और इसको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन मिल जाती है, अगर प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन मिलती है तो इसका टेम्परेचर लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब इसको प्रॉपर अमाउंट में आप ऑक्सीजन दोगे तो इसका कंप्लीट कंबशन होगा। क्या होगा? कंप्लीट कंबशन। तो इससे जो अब फ्लेम प्रोड्यूस होगी उसको हम बोलेंगे ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। और यही वाली फ्लेम जब ऑक्सीजन मिल गई तब जो फ्लेम प्रोड्यूस हुई उसका यूज करते हैं हम वेल्डिंग के लिए। ये बात आपको ध्यान रखनी। सिर्फ आप क्या करोगे, अगर ऑक्सीजन सिलेंडर हटा दें उसके बाद जो फ्लेम प्रोड्यूस होगी वो बहुत ही ज्यादा शूटी होगी और येलो कलर की फ्लेम होती है। उसकी मदद से हम कभी भी किसी भी पाइप को वेल्ड नहीं कर सकते। यही वजह है कि हम ऑक्सीजन का सिलेंडर वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं जब आप इथाइन से
किसी भी पाइप को वेल्ड करोगे। तो अब सब आगे देखते हैं और हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। ये जो इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स हैं, ये सारे के सारे जो यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये एल्केन के डेरिवेटिव, क्योंकि ये एल्केन से ही फॉर्म हुए हैं। तो यहाँ पर हमको दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है, या कार्बन के कंपाउंड्स के। वो कौन कौन से हैं? एक तो आपका इथेनॉल है, पहला क्या है, इथेनॉल के बारे में पढ़ना है, और दूसरा आपका पढ़ना है इथेनोइक एसिड के बारे में। सिर्फ इन दोनों का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कुछ रिएक्शंस इनकी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इथेनॉल को डिस्कस करते हैं, तो आप जानते हो ये जो इथेनॉल है, इस इथेनॉल को मैं स्प्लिट करता हूं। मैंने लिख दिया इसको इथ, क्या लिखा, इथ प्लस ANOL, इथेनॉल। तो यहां पर जो इथ आ रहा है, ये इथ बता रहा है रूट वर्ड को, दैट इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को बता रहा है। तो यहां पर इथेनॉल की बात करें तो इसमें कितनी कार्बन होंगी? इसमें होंगी आपकी 2 कार्बन। जब इसके अंदर 2 कार्बन है, तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा इथेनॉल का, वो आपका होगा C2H5। क्या होगा? C2H5OH। तो इथेनॉल का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो C2H5 होता है, और इसका कॉमन नेम क्या होगा? इथाइल एल्कोहल। क्या होगा? इथाइल एल्कोहल। क्योंकि ये जो OH फंक्शनल ग्रुप है, ये हम कब यूज करते हैं? जब एल्कोहल की बात होती है। और इसके पीछे ये C2H5 लगा है, ये कहलाता है एल्काइल ग्रुप। तो यहां पर ये जो एल्काइल ग्रुप है, इसको हम बोलेंगे इथाइल, इसलिए इसका कॉमन नेम हो गया इथाइल एल्कोहल। इसके बाद हम देखते हैं ये जो इथेनॉल होता है, ये एल्कोहल की जो होमोलोगस सीरीज होती है, ये एल्कोहल की फैमिली होती है, उसके अंदर ये सेकंड पोजीशन पर आता है। तो हम बोलते हैं ये एल्कोहल फैमिली का सेकंड मेंबर होता है, या फिर एल्कोहल की होमोलोगस सीरीज का सेकंड मेंबर होता है इथेनॉल। अगर इसके फर्स्ट मेंबर की बात की जाए तो फर्स्ट मेंबर होता है मिथेनॉल, या फिर आप बोल सकते हो इसको मिथाइल एल्कोहल। अब हम देखते हैं इथेनॉल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, आप इथेनॉल को कैसे बनाते हैं। सब लोग जानते होंगे जो शुगर फैक्ट्री होती है जहां पर चीनी बनती है, उस चीनी के बनने के बाद कुछ वेस्ट निकलता है जिसको हम बोलते हैं मोलासिस, और हिंदी में बोलते हैं उसको शीरा। तो ये जो मोलासिस होता है, सबसे पहले इस मोलासिस की हम क्या कराते हैं? हाइड्रोलिसिस कराते हैं। हाइड्रोलिसिस कराने के बाद ये टूट जाता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। जब हम मोलासिस की क्या कराते हैं, या फिर सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो ये टूटता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। अब चाहे आप ग्लूकोज ले लो, चाहे फ्रक्टोज ले लो। जब आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज का इन प्रेजेंस ऑफ ईस्ट, ईस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है जाइमेज नाम का एंजाइम, इसकी प्रेजेंस में ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज किस में कन्वर्ट होता है? इथेनॉल। मींस इससे फॉर्म होगा इथेनॉल प्लस CO2 गैस रिलीज होगी। तो यहां पर आप दूसरी बात दूसरे तरीके से ये समझ सकते हैं कि जब आप ग्लूकोज या सुक्रोज का एनएरोबिक रेस्पिरेशन कराते हैं, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन किसके अंदर होता है? ईस्ट के अंदर। आपने बायो में पढ़ रखा है। तो जब भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा ग्लूकोज का, तो उस केस में इथेनॉल फॉर्म होता है, प्लस CO2 गैस रिलीज होती है, प्लस 2 ATP फॉर्म होता है। ये हम लोग बायो में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से आप इसको बोल सकते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन हुआ। तो मोलासिस से हमको ऑब्टेन्ड होता है इथेनॉल। ये था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल। आगे देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। तो पहली प्रॉपर्टी है इथेनॉल की, जब भी इथेनॉल को आप टेस्ट करोगे तो आपको ऐसा फील होगा जैसे आपकी टंग जल गई, आपकी टंग जो आपकी टंग है ये बर्न हो गई। तो जब भी टेस्ट करते हैं जो लोग इथेनॉल को,
तो आपने देखा होगा वो अपने मुंह को अजीब सा करती है, क्योंकि ये इथेनॉल जो होता है इसका बर्निंग टेस्ट होता है। कैसा टेस्ट होता है? बर्निंग टेस्ट। दूसरी प्रॉपर्टी है, ये जो आपका इथेनॉल होता है, कौन सा इथेनॉल? मैंने यहां लिख दिया C2H5OH। अब ये इथेनॉल बना किससे? मैंने आपको बोला था ये एल्केन के डेरिवेटिव्स होते हैं। इसका मतलब अगर मैं इथेनॉल की बात करूं तो ये कौन से एल्केन से प्रोड्यूस हुआ? ये प्रोड्यूस होता है आपका ईथेन से। किससे प्रोड्यूस होता है? ईथेन से। हम क्या करते हैं? ईथेन से एक H को रिमूव करते हैं और इस एक H को रिमूव करने के बाद OH को हम ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? OH को ऐड कर देते हैं। तो आपका क्या फॉर्म होगा? इथेनॉल फॉर्म होगा। लेकिन ये जो इथेनॉल फॉर्म हुआ है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाइयर होता है। किससे हाइयर होगा? करस्पॉन्डिंग एल्केन से। जैसे यहाँ पर इथेनॉल फॉर्म हुआ ईथेन से, तो यहाँ पर इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इस ईथेन से ज्यादा होगा। ये दूसरी प्रॉपर्टी थी। तीसरी प्रॉपर्टी होती है इथेनॉल की, इथेनॉल वाटर के अंदर ऑल प्रोपोर्शन में मिक्स हो जाता है। क्यों मिक्स हो जाता है या डिसॉल्व हो जाता है? क्योंकि इथेनॉल की एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, इथेनॉल शो करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या शो करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इथेनॉल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से ये वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है इन ऑल प्रोपोर्शन। तो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। अब हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज इथेनॉल की डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी है इथेनॉल की वो आपकी है डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। जब आप इथेनॉल का डिहाइड्रेशन कराओगे, जब आप इथेनॉल का डिहाइड्रेशन कराओगे तब फॉर्म होगी ईथीन। दैट इज तब फॉर्म होगा एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहां पर डिहाइड्रेशन का मीन क्या होता है? देखो, डी मीन्स होता है रिमूव होना और हाइड्रेशन मीन्स होता है वाटर। तो यहां पर हम वाटर को रिमूव कर रहे हैं। किसको रिमूव कर रहे हैं? वाटर। तो इस टर्म का मीनिंग समझ गए? जब आपको इस टर्म का मीनिंग समझ आएगा तो ये रिएक्शन बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। तो यहां पर हम क्या करते हैं, जब इथेनॉल को, इतना ध्यान देना बस, ओवरलैपिंग हो गई है यहाँ पर, वो ध्यान नहीं देना है आपको, इतना ध्यान देना है। ये जो आपका इथेनॉल है, इस इथेनॉल के अंदर हमने देखा कि ये जो फंक्शनल ग्रुप OH लगा है, ये लगा है इस वाली कार्बन से। जिस कार्बन से OH लगा होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उसके बराबर वाली कार्बन को हम बोलते हैं बीटा कार्बन। तो इसमें होगा क्या इथेनॉल में, ये जो फंक्शनल ग्रुप OH है ये तो अल्फा कार्बन से हटेगा, और जो पीछे बीटा कार्बन है उस पर एक हाइड्रोजन है, वहां पर जो हाइड्रोजन है वहां से एक हाइड्रोजन लेकर ये H2O की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। तो आपने यहां पर देखा किस तरीके से, देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये आपका यहां से OH हटेगा और इन तीन हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन रिमूव होगी। तो इस तरीके से वाटर निकल गया। अब बचा क्या? जब यहां से एक हाइड्रोजन हट गई तो यहां बची दो हाइड्रोजन, प्लस इधर भी दो हाइड्रोजन। तो आप इसको कैसे लिख दोगे? CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस तरीके से ये जो फॉर्म हुआ ये फॉर्म होती है आपकी ईथीन। तो जब भी आप इथेनॉल का डिहाइड्रेशन कराओगे तो आपको मिलेगी ईथीन। अगर आप प्रोपेनॉल का डिहाइड्रेशन कराते हो तो आपको मिलती है प्रोपीन। अगर आप ब्यूटेनॉल का डिहाइड्रेशन कराओगे तब आपको मिलेगी ब्यूटीन। मींस आप जिस तरीके का एल्कोहल चूज करोगे उसी तरीके की आपको एल्कीन फॉर्म होगी। अब यहां पर डिहाइड्रेशन हमने कराया, तो डिहाइड्रेशन कराने के लिए हमको जरूरत पड़ी कंसंट्रेटेड H2SO4 की। यहां पर ये जो कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है इसका काम होता है वाटर को रिमूव करना मॉलिक्यूल से। तो इस कंसंट्रेटेड H2SO4 ने इथेनॉल से वाटर को रिमूव कर दिया। तो जब वाटर रिमूव हो गया इसका मतलब इसकी मदद से हुआ, तो यहाँ पर ये जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है ये कहलाएगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट।
क्या कहलाता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो आपका ये जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है, ये यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इसके पीछे छुप गया है, लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक बार और आप समझ लो, जब इथेनॉल को हम कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करते हैं इस टेम्परेचर पर 443 डिग्री केल्विन पर, तब हमको मिलती है इथीन। ये बात याद रखनी है अच्छे से। आगे देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर रेक्टिफाइड स्प्रिट लिखा है। ये जो रेक्टिफाइड स्प्रिट होता है, किसको बोलते हैं हम? रेक्टिफाइड स्प्रिट। अगर हमने इथेनॉल का मिक्सचर बनाया वाटर के साथ और उस मिक्सचर के अंदर 95.5% इथेनॉल है और बाकी 4.5% वाटर है, तो ये जो मिक्सचर है ये कहलाएगा रेक्टिफाइड स्प्रिट। या आप ऐसे बोल सकते हो, अगर 95% इथेनॉल प्लस 5% वाटर, तो ये जो मिक्सचर तैयार होगा इसको बोलेंगे रेक्टिफाइड स्प्रिट। अब पावर अल्कोहल क्या होता है? पावर अल्कोहल आपको समझना है तो उसके लिए कुछ नहीं, यहां पर आपको पेट्रोल देखना है और इथेनॉल। तो जो पेट्रोल इथेनॉल का मिक्सचर होता है, जो पेट्रोल पंप पर हमें मिलता है, उसको हम बोलते हैं पावर अल्कोहल, जिसको वो लोग पावर पेट्रोल बोलते हैं, वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है। तो ये पावर अल्कोहल क्या है? पेट्रोल और इथेनॉल का मिक्सचर। अगर हम डीनेचर्ड स्पिरिट की बात करें, तो डीनेचर्ड स्पिरिट जो होता है वो आपका इथेनॉल प्लस पायरिडीन का मिक्सचर होता है। ये आपको रखना है, अच्छे से याद करना है। इसके अलावा आपने देखा होगा, अगर हम इथेनॉल का यूज बताएं, तो इथेनॉल का यूज बहुत सारी मेडिसिन में किया जाता है। जैसे जो कफ के सिरप आते हैं मार्केट में, या डाइजेस्टिव सिरप्स होती हैं, उनके अंदर हम इथेनॉल यूज करते हैं। आगे चलते हैं और पढ़ते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन। यहां पर कुछ रिएक्शंस दी गई हैं, यहां पर रिएक्शन दिखाइए। सबसे पहले अगर हम सोडियम की रिएक्शन, अगर हम सोडियम की रिएक्शन इथेनॉल से कराते हैं, जैसा कि यहां दिखाया गया है, देखिए ये सोडियम है, इसकी रिएक्शन अगर आप इथेनॉल से कराओगे, तो आपको ये रटना नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, आप इथेनॉल से इस हाइड्रोजन को रिमूव कर दो। इथेनॉल से हाइड्रोजन को रिमूव करोगे और उस हाइड्रोजन की जगह आप सोडियम लगा दो। देखिए मैंने यहां पर सोडियम लगा दिया, तो हाइड्रोजन बाहर निकल गई। तो याद रखना, जब भी इथेनॉल किसी मेटल के साथ, डेट इज सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो सोडियम क्या करता है, इथेनॉल से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा इन फॉर्म ऑफ गैस, प्लस क्या बनेगा, सोडियम इथॉक्साइड फॉर्म होगा। इतना आपको याद रखना है। आगे देखते हैं हम, ऑक्सीडेशन कराते हैं अगर इथेनॉल का, तो क्या होता है। देखिए बच्चों, ऑक्सीडेशन कराने के लिए आपको जरूरत पड़ती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। तो इथेनॉल के केस में हम दो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं। कौन कौन से? एक तो आपका होता है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, और दूसरा होता है एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। दैट इज आप लोगे K2Cr2O7 या फिर लोगे KMnO4। ये एसिडिक फॉर्म में लोगे, ये एल्केलाइन फॉर्म में। ये दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है, ये इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में बदल देती है। किस में बदल देती है? इथेनोइक एसिड में। कैसे बदलती है, ये चीज ध्यान रखना। जब हम इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर एल्केलाइन KMnO4, तो ये जो इथेनॉल है, इसका इतना पार्ट, ये जो CH2OH लिखा है, शॉर्ट में समझना है, CH3 को छोड़ दो, बचा क्या, CH2OH, इसकी जगह पर आ जाता है COOH। सिर्फ इतना करना है आपको और कुछ नहीं करना है। तो आपका क्या फॉर्म होगा, CH3COOH। ये जो CH3COOH है, यहां पर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो इसका नेम हो जाएगा इथेनोइक एसिड। तो आप अगर इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कराओगे तब इथेनोइक एसिड फॉर्म होगा। अगर आप प्रोपेनॉल का कराओगे तब प्रोपेनोइक एसिड फॉर्म होगा। अगर आप मिथेनॉल का कराओगे तब मिथेनोइक एसिड फॉर्म होगा। लेकिन आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है, अगर हम इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कराते हैं
तो इथेनोइक एसिड फॉर्म होता है। ये जो रिएक्शंस हैं ये कहलाती हैं कन्वर्जन। क्या कहलाती है? कन्वर्जन। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आगे मूव करते हैं और देखते हैं हम एस्ट्रिफिकेशन। एस्ट्रिफिकेशन क्या होता है? जैसा कि इसका नेम है एस्ट्रिफिकेशन, तो एस्ट्रिफिकेशन में क्या होता है ये समझना है बहुत अच्छे। ये जो एस्ट्रिफिकेशन वर्ड आया है इसका मीनिंग होता है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। इसका मीनिंग क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। और जो एस्टर है ये एक फंक्शनल ग्रुप होता है कुछ इस तरीके, ये फंक्शनल, ये दोनों एल्काइल ग्रुप लगे हैं लेकिन इनके अंदर अलग अलग कार्बन का नंबर है। तो ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप बीच में आया ना ये एस्टर है, और एस्टर भी एक आपका नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है। तो यहाँ पर एस्ट्रिफिकेशन वर्ड का मीनिंग समझ गए, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। तो यहाँ पर हमें देखना है कि जब हम इथेनॉल की रिएक्शन किससे कराते हैं? इथेनोइक एसिड। किसकी प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड H2SO4। ये जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है ये आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसका काम क्या है? वही काम है जो मैंने पहले बताया था। ये मॉलिक्यूल से वाटर को रिमूव करता है। जैसे पहले इथेनॉल से वाटर रिमूव कर रहा था, अब यहां पर क्या करेगा? ये इन दोनों कंपाउंड से मिलाकर वाटर रिमूव करेगा। तो कैसे रिमूव करेगा ये अच्छे से ध्यान रखना है। आप सब लोग जानते हैं ये जो एसिड होते हैं इनके पास एसिडिक हाइड्रोजन होती है। कैसी हाइड्रोजन होती है? एसिडिक। इसका मतलब इथेनोइक एसिड के पास जो हाइड्रोजन है वो कैसी है? पॉजिटिव। अब जब हाइड्रोजन पॉजिटिव है तो बचा हुआ पार्ट ये नेगेटिव होगा, ये होगा आपका एसीटेट आयन। इसके अंदर देखते हैं ये जो इथेनॉल है इसमें OH माइनस होता है और ये कार्बन पॉजिटिव होता है। अब होगा क्या? ये वाला हाइड्रोजन एसिड का इसके OH को लेकर अपने साथ वाटर की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। अब बचता क्या क्या है? इधर ये पॉजिटिव पार्ट बचता है और ये नेगेटिव पार्ट बचता है। ये दोनों पास आ जाएंगे और ये जो कंपाउंड फॉर्म होगा इथाइल इथेनोएट। ये पार्ट क्या था? इथाइल। ये पार्ट था इथेनोएट। क्या पार्ट था? ये इथेनोएट। तो ये जब दोनों मिल गए तो इनका नाम हो गया इथाइल इथेनोएट। इसी को हम क्या बोलते हैं? एस्टर बोलते हैं। तो ये जो आपके एस्टर होते हैं ये फ्रूट स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एस्ट्रिफिकेशन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब हम कुछ और देखते हैं थोड़ा सा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? आपको देखना है ये जो आपका मैंने अभी एस्ट्रिफिकेशन डिस्कस किया था, तो यहाँ पर ये आपका एस्टर फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है? एस्टर। CH3 CH2 COO, सॉरी, क्या फॉर्म हो रहा है? एस्टर। तो इसको मैं लिखता हूं CH3 COO CH2 CH3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते। ये आपका एस्टर है। जब एस्टर की हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं, क्या कराते हैं? एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तब क्या फॉर्म होता है? और जब हम इसकी एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस कराते हैं तब क्या फॉर्म होता है? ये ध्यान रखना अच्छे से। देखिए जब आप एस्टर की एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये जो वाटर है इसके पास प्रेजेंट होगा OH माइनस आयन और H प्लस आयन। ये दो आयन्स होते हैं वाटर के अंदर प्रेजेंट। तो ये जो हमारा एस्टर है इसके अंदर हमने देखा था ये वाला पार्ट नेगेटिव होता है और ये वाला पार्ट पॉजिटिव होता है। तो ये जो वाटर के आयन्स है, जो पॉजिटिव आयन है H प्लस आयन वो नेगेटिव वाले के पास चला जाएगा, और जो आपका पॉजिटिव नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव के पास चला जाएगा। तो इस तरीके से क्या फॉर्म होगा? CH3COOH मीन्स आपका इथेनोइक एसिड फॉर्म होगा। और क्या फॉर्म होगा? इथेनॉल फॉर्म होगा। और फॉर्म होगा इथेनॉल। तो आपने ऊपर रिएक्शन में पढ़ा था जब हम इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की रिएक्शन करा रहे थे तब एस्टर मिल रहा था।
लेकिन यहाँ पर आपने देखा जब एस्टर की हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो अगेन हमें इथेनोइक एसिड प्लस इथेनॉल मिल जाता है। तो ये जो एस्ट्रिफिकेशन होता है ये रिवर्स होता है एसिडिक हाइड्रोलिसिस का। आगे हम देखते हैं जब आपने एस्टर की एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस कराई, एल्केलाइन वर्ड कब यूज करते हैं, या तो NaOH बेस हो या फिर आपका KOH बेस हो। तो यहाँ पर हमने लिया NaOH बेस। इसके साथ जब एस्टर की रिएक्शन कराई तो ये बेस है, बेस के अंदर भी दो आयंस होती हैं, एक तो पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव। यहाँ भी वही होगा, ये जो पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव के पास चला जाएगा और जो नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव के पास चला जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्म होगा CH3COOH। क्या फॉर्म होगा? CH3COONA, डेट इज सोडियम एसीटेट फॉर्म होगा। क्या फॉर्म हुआ? सोडियम एसीटेट। प्लस क्या फॉर्म होगा? आपका एथेनॉल CH3CH2OH। तो यहां पर हमने देखा कि एक तो इथेनॉल फॉर्म हुआ और एक सोडियम एसीटेट फॉर्म हुआ। तो ये जो सोडियम एसीटेट है ये कहलाता है सोप। क्या कहलाएगा? ये सोप। ये जो आपकी एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस है इसके अंदर सोप फॉर्म हुआ। जब सोप फॉर्म हुआ तो इस एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस को हम बोलते हैं सैपोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं? सैपोनिफिकेशन। डेट इज फॉर्मेशन ऑफ सोप। जो हम सोप बनाते हैं उसमें यही कराते हैं हम एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस कार्बो एस्टर की, तब आपका फॉर्म होगा सोप। तो यहाँ पर दोनों बातें समझ गए होंगे। ये जो एसिडिक हाइड्रोलिसिस होती है ये रिवर्स होती है एस्ट्रिफिकेशन की, लेकिन जो एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस होती है, कौन सी? एल्केलाइन। इस एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस को हम बोलते हैं एस्टर की सैपोनिफिकेशन। दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सोप। क्या कहलाएगा? सैपोनिफिकेशन। हिंदी में बोलते हैं साबुनीकरण। तो आगे चलते हैं और देखते हैं हम कुछ और कंपाउंड्स के बारे में। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर इथेनोइक एसिड। सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा क्या था? इथेनोइक एसिड। इथेनॉल तो हम फिनिश कर चुके, अब हम डिस्कस करेंगे इथेनोइक एसिड की। ये जो इथेनोइक एसिड होता है इसके अंदर भी आपने देखा यहाँ पर वर्ड आ रहा है इथ। इथ का मीन क्या हुआ? इसके पास कितनी कार्बन होंगी? दो कार्बन होंगी। जब इथेनोइक एसिड में दो कार्बन होंगी तो इसका जो फॉर्मूला होगा, मैंने जर्नल फॉर्मूला लिखवाया था CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड COOH। ये जर्नल फॉर्मूला। जब इस जर्नल फॉर्मूले में हम n की वैल्यू 1 रखेंगे, क्या रखेंगे? n की वैल्यू 1, तब फॉर्म होगा इथेनोइक एसिड। तो ये CH3COOH ये इथेनोइक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पर मैंने n=1 रखा, अगर मैं n=0 रख देता तब फॉर्म होता फॉर्मिक एसिड। तब क्या फॉर्म होता? फॉर्मिक एसिड SCOOH। तो n=0 रखने पर फॉर्मिक एसिड बना, ये कहलाएगा फर्स्ट मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली का या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड की होमोलोगस सीरीज का। लेकिन ये जो आपका इथेनोइक एसिड है ये कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली का या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड की होमोलोगस सीरीज का सेकंड मेंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेकंड मेंबर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए बता रहा हूं फर्स्ट मेंबर कौन है और सेकंड मेंबर। आगे देखते हैं हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड कैसे फॉर्म होता है? अभी हमने देखा था कि जब हम इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कराते हैं, जब हम इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कराते हैं किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से थे? एक तो आपका एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट था और दूसरा एल्केलाइन KMnO4 था। ये दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे। ये क्या करते हैं? इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में बदल देते हैं। तो वही रिएक्शन दोबारा से रिपीट हुई है। यहाँ पर इथेनॉल है, जब इथेनॉल का हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमें क्या मिलता है? इथेनोइक एसिड प्लस वाटर मिलता है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये दोनों क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इनकी मदद से हमने इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। आगे देखते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इथेनोइक एसिड की? भाई ये जब एसिड है तो कैसा होगा टेस्ट में? सोर होगा, ये तो सबको पता है।
इसका जो टेस्ट होगा वो खट्टा होगा क्योंकि ये एसिड है। दूसरी बात, ये कलरलेस होता है। अब यहाँ भी वही प्रॉपर्टी रिपीट होती है जो इथेनॉल में हमने पढ़ी थी। ये जो आपका इथेनोइक एसिड होता है ये भी वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है इन ऑल प्रपोर्शन। क्यों फिर सॉल्युबल होता है? क्योंकि इसके भी अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है। असल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है? जब हाइड्रोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन से लगी हो, या हाइड्रोजन डायरेक्टली फ्लोरीन से लगी हो, या हाइड्रोजन डायरेक्टली नाइट्रोजन से लगी हो, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाती है। तो जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, वो वाटर में सॉल्युबल होगा। यही वजह है कि आपका जो इथेनोइक एसिड होता है ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है इन ऑल प्रपोर्शन। अब हम देखते हैं थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर हम इथेनोइक एसिड की बात करें, अगर हम इथेनोइक एसिड को फ्रीज करें, मतलब इसका टेम्परेचर डाउन करें, तो ये बिल्कुल आइस के तरह फ्रीज हो जाता है, बिल्कुल आइस के तरह इसके क्यूब से दिखते हैं। इसी वजह से हम आपका जो इथेनोइक एसिड होता है इसको हम बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूं, हमने एक मिक्सचर बनाया, क्या बनाया? मिक्सचर। और मिक्सचर के अंदर 95% आपका एसिटिक एसिड है और 5% क्या है? वाटर। तो ये जो मिक्सचर बनकर तैयार हुआ, इस मिक्सचर को हम बोलते हैं विनेगर। क्या बोलते हैं? विनेगर। तो विनेगर को अगर डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करोगे? 5% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज कॉल्ड विनेगर। तो ये विनेगर वाला पार्ट है। आगे हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। तो केमिकल प्रॉपर्टीज अगर इथेनोइक एसिड की देखना है, भाई ये एसिड है तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो पहले जो हमने एसिड पढ़ा था उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज थी वही यहाँ पर प्रॉपर्टीज होंगी। तो सबसे पहले अगर इथेनोइक एसिड की रिएक्शन हम किससे कराते हैं? किसी भी मेटल से कराते हो। किसी भी मेटल से कराओगे तो उसी मेटल का करस्पॉन्डिंग सॉल्ट फॉर्म होगा प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ कराओगे तो सॉल्ट फॉर्म होता है प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। लेकिन यहां पर कैसे याद करना है ये समझिए। देखिए ये आपका इथेनोइक एसिड है, ये आपका इथेनोइक एसिड है। इसकी रिएक्शन जब हमने जिंक से कराई या फिर इसकी रिएक्शन हमने सोडियम से कराई, तो ये जिंक ने क्या किया? यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और ये हाइड्रोजन जो थी वो H2 की फॉर्म में बाहर आ गई। तो हमें जो मिला, जो हमें मिला वो क्या मिला? जिंक एसीटेट मिला। क्या मिला आपका? जिंक एसीटेट। अगर हम सोडियम की रिएक्शन कराते हैं एसिटिक एसिड से तो ये सोडियम इस हाइड्रोजन के पास जाएगा और ये हाइड्रोजन यहां से निकलकर H2 की फॉर्म में बाहर चली जाएगी। तो ये जो सॉल्ट फॉर्म होगा इसको हम बोलेंगे सोडियम एसीटेट। क्या बोलते हैं? सोडियम एसीटेट। तो आप याद रखना, जब भी आप एसिटिक एसिड की रिएक्शन किसी मेटल से कराओगे तो उसी मेटल का करस्पॉन्डिंग सॉल्ट फॉर्म होगा प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अब आगे कुछ और रिएक्शंस हम देखते हैं एसिटिक एसिड की। जैसा कि यहां पर दिखाया गया है, अगर हम एसिटिक एसिड की रिएक्शन कार्बोनेट से कराएं या फिर बाइकार्बोनेट से, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या होगा? जब आप इथेनोइक एसिड की रिएक्शन मेटल के कार्बोनेट से कराओगे या मेटल के बाइकार्बोनेट से, तो उसी मेटल का सॉल्ट फॉर्म होगा प्लस वाटर फॉर्म होगा प्लस कार्बोनेट होने की वजह से CO2 गैस इवॉल्व होगी विद ब्रिस्क इफर्बिसेंस, मींस आवाज के साथ CO2 बाहर आएगी। तो यहां पर देखिए आप, जब हमने इथेनोइक एसिड की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से कराई तो हमें क्या मिला? सोडियम एसीटेट प्लस CO2 रिलीज हुई प्लस वाटर। ऐसे ही अगर हम इथेनोइक एसिड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराते हैं या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट से, तो यहां भी हमें सोडियम एसीटेट मिलेगा प्लस CO2 गैस रिलीज होगी प्लस वाटर मिलेगा। अब यहां पर जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ये है कि जब आप
इथेनोइक एसिड की रिएक्शन बाइकार्बोनेट या फिर कार्बोनेट से कराओगे तो इससे CO2 गैस रिलीज हो रही है। इसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जब ये रिएक्शन होती है तो इस रिएक्शन के होने के टाइम अगर हम वहां पर जलती हुई कैंडल लेकर आएंगे जिस एरिया में ये रिएक्शन हो रही है तो वो कैंडल बर्न हो जाती है, तब वो कैंडल बुझ जाती है। क्यों बुझती है? वो कैंडल इसलिए बुझ जाएगी क्योंकि अगर एक जलती हुई कैंडल हम लेकर आए और यहाँ पर CO2 आपकी प्रोड्यूस हो रही है तो ये CO2 क्या करेगी, इसके आसपास जो ऑक्सीजन होगी उसको हटा देगी और उस ऑक्सीजन की जगह खुद आ जाएगी। अब इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ये बर्निंग, ये जो कैंडल है जो बर्न हो रही है ये बुझ जाएगी, दैट इज एक्सटिंग्विश हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि जो टेस्ट है एसिटिक एसिड का वो कैसे आप पहचानोगे, तो वो टेस्ट यही है कि हम जब इथेनोइक एसिड की रिएक्शन किसी भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से कराते हैं तो इसके अंदर CO2 गैस प्रोड्यूस होती है। CO2 गैस जो प्रोड्यूस हो रही है वो क्या करेगी, माचिस की जलती हुई तीली को या फिर आपकी जो बर्निंग कैंडल है उसको एक्सटिंग्विश कर देगी, मींस उसको बुझा देगी। एक तो ये टेस्ट हो गया। दूसरा टेस्ट ये है, अगर आपने इथेनोइक एसिड और सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन कराई, अगर इससे CO2 गैस इवॉल्व होगी, उस CO2 गैस को आप लाइम वाटर से पास करना तो लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। लाइम वाटर क्या, आपका CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। इसके साथ अगर हम CO2 ऐड कर दें, मीन्स ये जो CO2 प्रोड्यूस हो रही है ये इससे पास कर दें तो मिलेगा CaCO3। ये व्हाइट कलर का PPT होता है। क्या होता है? व्हाइट PPT। इसको और भी तरीके से पूछा जाता है, अगर CO2 को हम लाइम वाटर से पास करते हैं तो ये मिल्की हो जाता है। ये आपके टेस्ट हैं इथेनोइक एसिड के, ये दोनों टेस्ट अच्छे से याद करना। इसके बाद हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद बेस। अगर आप इथेनोइक एसिड की रिएक्शन बेस से कराते हो तो आपको पता है जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? सॉल्ट प्लस वाटर। कैसे याद करोगे? ये देखिए, ये जो एसिड है इसमें हाइड्रोजन प्लस होगी, ये माइनस होगा, बेस के अंदर ये वाला पार्ट प्लस होगा मेटल वाला और OH माइनस होगा, ये आपस में आयन एक्सचेंज कर लेंगे और क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। इस तरीके की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। और ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है क्योंकि यहाँ पर आयन एक्सचेंज हो रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है आपको, यहाँ पर ये क्वेश्चन में पूछा है एक्सपेरिमेंटली आप डिस्टिंग्विश करो एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था, अगर एल्कोहल की रिएक्शन आप सोडियम कार्बोनेट या किसी और मेटल के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से कराओगे तो इसके अंदर CO2 गैस इवॉल्व नहीं होगी। लेकिन अगर आप एसिड के साथ किसी भी मेटल के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की रिएक्शन कराते हो तो CO2 गैस इवॉल्व होती है विद ब्रिस्क एफरवेसेंस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।